चलो जी, चलो चलो। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून। ये आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। बात और तेज क्या है, दंगा हो रहा है। और तेज करवा रहा है। आ जाओ भाई। तो आज आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू। सबके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। 10 नंबर के आसपास आपके पेपर में आएगा। चैप्टर का नाम है आपका क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान से सुनना सबके सब। बिल्कुल कंसंट्रेशन। पहली क्लास हमेशा जब चैप्टर की होती है तो हमेशा बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड बातें भी हम लोग इसके अंदर करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो चैप्टर है, ये चैप्टर पहले ना चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबने सुना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ भी रखा है। कुछ ऐसे हैं जो अभी प्रोसेसिंग में है ना बेटे, लेकिन कुछ क्लासेस ली हुई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 1872 में आया था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अपना खुद का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो था ही था। पता है आपको, सीए फाउंडेशन के अंदर आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ते हो, जिसको कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो कुछ? ये फाउंडेशन के को छोड़ दिया जाए, जब आप जाते हो ना सीए इंटर में, तो सीए इंटर में अब तो आप लोगों को नहीं देखना, वो सिलेबस बदल चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक ये इंटर में भी था, और वो था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट के देखो दो पार्ट हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो जनरल भी हुआ करता था और कौन सा, स्पेशल भी हुआ करता था। इसके अलावा उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल और स्पेशल दोनों के अलावा एक चैप्टर था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7। ये जो अभी सेल्स ऑफ गुड एक्ट करके हटे हो ना थोड़े टाइम पहले, उसका चैप्टर नंबर 7 कौन सा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हुआ करता था पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता था, वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की भी बात करता था और वो पार्टनरशिप की भी बात करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बना दिया 1930, और 1932 में पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरों नहीं बोला भाई, हम क्या बेकार बंदे हैं, जब तुमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का अलग एक्ट बना दिया तो हम पार्टनर्स के लिए भी तुम लोग क्या बनाओ, अलग से एक्ट बनाओ। भाई क्या होने लगा, नंबर ऑफ पार्टनरशिप कोई बंद करेगा भाई? ये बंद करवाओगे? इसी चला दो वहां से। चल रहा है? ठीक है। अभी सुनना ध्यान से। अभी आएगा तो अभी अच्छा लग रहा है, वॉइस जा रही है तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है जोर देना पड़ रहा था बहुत तेज। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बताता हूँ। बेटा क्या होने लगा, पहले ना ये एक्ट 11th चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, नंबर ऑफ पार्टनरशिप धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। नंबर ऑफ पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ने लगी, नंबर ऑफ पार्टनर्स धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो पक्की बात है उनके बीच का डिस्प्यूट भी क्या होने लगा होगा, के बीच का डिस्प्यूट भी बढ़ने लगा होगा। और जब डिस्प्यूट बढ़ने लगा होगा तो कोर्ट में भी बात जाती होगी। मान लो ए और बी पार्टनर है, उन दोनों के बीच में कोई बात हो गई, या ए और बी पार्टनरशिप फर्म है के ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने, बाहर वाले ने केस फाइल कर दिया किसी बात पे,
तो जब केस फाइल करने पहुंचे तो वहां पर रेफरेंस लेना पड़ता था पुराने जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। केस किस पर हो रहा है? पार्टनरशिप का। और रेफरेंस लेना पड़ता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। बड़ी समस्या है। तो भाई धीरे धीरे क्या किया, 1932 में 1 अक्टूबर को, कौन सी तारीख बेटे? 1 अक्टूबर 1932 को एक सेपरेट एक्ट की घोषणा की गई। सेपरेट एक्ट एप्लीकेबल किया गया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। समझ में आ गई बात? तो ये तो सिर्फ मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दिया, स्टार्टिंग इस पार्टनरशिप की तरीके से हुई। अब जरा कुछ बातें इस पार्टनरशिप की होती क्या है। तो आप लोगों ने आज से पहले कभी पार्टनरशिप के बारे में सुना है? कहीं ना कहीं तो सुना होगा, घर से सुना होगा, अकाउंट्स के अंदर। और 12th क्लास में आपकी एक पूरी किताब हुआ करती थी पार्टनरशिप की, जहाँ आप कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ते थे शायद, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं हूँ। तो आज जरा उस पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो बेटे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? एक सिंपल, पहले तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, आप लोग लॉ कौन सा पढ़ रहे हो? कौन सा लॉ है बेटे? क्रिमिनल लॉ है, बिजनेस लॉ है। तो यहाँ सारी बातें हम कौन सी करते हैं? बिजनेस की करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोग बिजनेस किस लिए करते हैं? अच्छा तुम लोग पढ़ किस ले रहे हो? फेल होने के लिए? नहीं जी, रिकॉर्ड तोड़ना है इसकी, ऐसे की तैसी। साला वो 9 बार कैसे फेल हो गया? 10 बार होगा। सबका बदला लेगा, बाप का दादा का। अबे साले नवाजुद्दीन की औलाद, यार तुम फेल होने आए हो? क्या करने आए हो? अच्छा बिजनेस क्या लॉस के लिए चलाए या प्रॉफिट के लिए? जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, और वो बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, तो उसको आप पार्टनरशिप कहते हो। कुछ समझ में आ रही है बात? पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन दे रखी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ यूनिट पढ़ने आपको कितने? देखो कम होते हुए जा रहे। पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखे टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अभी अब इसके बाद एक एक चैप्टर होगा, एलएलपी और कंपनीज एक्ट, खत्म लो। ठीक है, चलो जाओ निकलो। अभी सुनना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? 3 यूनिट पढ़ने हैं। अब ये तीन की तीन यूनिट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 3 यूनिट में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट नंबर 1 का नाम है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कौन सी भाई? जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो वहां पर ना ये पहले पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन बोलता है, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तारे जमीन है जी, आए थोड़े बहुत शब्द ऊपर से, साला क्या बोल गया है जी। अभी ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है? क्या हो गया? फिर लिया? आ गया। चलो जी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरे को यूनिट नंबर 1 शुरू करना है, कुछ बातें बतानी है, फिर नोट्स पे आएंगे। पार्टनरशिप इज द, यहाँ क्या है बेटे मेरे? नोट करने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन, क्या है बेटे? टू और मोर पर्संस। ठीक है जी। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी एक एक करके हर एक वर्ड को समझाऊंगा, ठीक है? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटे मेरे ध्यान से सुनना, अब तुम्हारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो चुका है। यहां पर ये बंदा क्या कह रहा है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन
टू और मोर पर्सन्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला, ये लाइन। अभी आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि मैं क्यों ये इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। देखना बेटे, किसी भी पार्टनरशिप को अगर आप चलाना चाहो, किसी भी पार्टनरशिप को अगर आप चलाना चाहो, बड़ी समस्या। हो रहा है अब आ गया। चल बेटे आ जाओ, आ गया, बोर्ड पे आ गया, आ जाओ जी। तो सबसे पहले मेरे को क्या बताना है, टू और मोर पर्सन। यहां पर कोई एक पर्सन है मिस्टर ए। क्या मिस्टर ए अपने आप से पार्टनरशिप कर सकता है? एक जेब से पैसे निकालेगा, दूसरी जेब में डालेगा, आप बिजनेस करेंगे, जो भी कमाए आधा आधा। पागल है। यहां पर अपने को पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बात बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये लाइन बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कितने चाहिए सर? लेकिन आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो साइलेंट है। साइलेंट मतलब चुप है कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितनी, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई भी बात नहीं बोलता। अच्छा, पहले ऐसा होता था, पहले पार्टनरशिप एक्ट थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले हम पढ़ते थे, तो वहां पर एक बैंकिंग बिजनेस होता था तो 10 पार्टनर, और जनरल बिजनेस होता था तो 20 पार्टनर। शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो या सुना हो, लेकिन अब वो चीज बदल गई है। यहां पर इन्होंने बोला यू हैव टू मिनिमम, कम से कम 2% चाहिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप करने के लिए। लेकिन ये कहता है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? तो कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं? तो तुम में से कितने एग्री करते हो यहाँ पे? आप पीछे, चार, एक मिनट सर बाद में, चार। आप बोलो क्या डिपेंड करता है? कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट। अबे भाई हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, कहाँ चले गए सर? वो 5वां चैप्टर है। नहीं पता क्या कह रहा है 464? बेटे सब सुनना, ऐसे ही मेंटोस बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। बोल भाई, ये आग क्यों मार रहा है, वैसे ही बता दी। हाँ, सेक्शन। और कोई बताएगा? और कोई नहीं? अभी सुनना, भी तुम्हारी सबकी गलत फहमी को दूर करता हूँ, ठीक है जी। और बिल्कुल मेंटोस मस्त बात बताऊंगा, पहली बार सुनोगे, इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, सुनी होगी तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अरे तो क्या हो रहा है भाई, आज ये क्लास होने देगा नहीं लग रहा। एकदम खराब हो रहा है। हो तो गया लेकिन हट भी जाता है। चल बेटे अभी सुनो सब बिल्कुल ध्यान से। चल भाई, आप में से कोई बंदा ये कह रहा है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्ट है, ये फाउंडेशन का लास्ट चैप्टर है, वहां पर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 464, 464। क्या कहता है ये सेक्शन? मैं अभी आधा अधूरा सेक्शन बताऊंगा, पहले तुम्हारी गलत फहमी को दूर कर। तो जी कई लोग ये कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो कितने हो सकते हैं?
वो 50 हो सकता है। ठीक है, ये बात किसने बोली? कंपनीज एक्ट ने। भाई यही बात है क्या? इससे आगे किसी को अपनी बात कोई रखनी है? रखना है तो रख लो। हाँ बेटे, बुक में 20 बेटे, वो आपके पास 2016 की किताब होगी, उसको उसको बदल देना। वो पुरानी होगी, वो जनरल। वो आपने पुराने किसी बच्चे ने 12वां 15वां टाइम दिया होगा तो उससे ले ली होगी। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं, तो वो वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी को और कुछ कहना है इस 50 पे? अब मैं बोलने वाला हूँ, सुनना ध्यान से बेटे। अभी एक अपना सरिता विहार के पास जसोला है, जसोला के पास एक ये फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर भीड़ बैठी हुई है, ये सारी की सारी भीड़ सीए कर रही है। और वैसे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे ये बनो। बड़ा अच्छा लगेगा जब तुम सीए बनोगे, है ना? गुलाबी गुलाबी नोटों की गड्डियां जेब में होगी, अय्याशी होगी पूरी, है? अरे मैं पूरी दिल से चाहूंगा कि आप लोग सीए बनो, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट ये बात नहीं चाहता। आईसीएआई की सब सीए बने। उनका रिजल्ट आप लोगों को पता ही है। ये तो वही बन सकता है जो कंसिस्टेंट हो, लगातार। किसी भी काम को करने के लिए 2-4 मिनट ले लूँ आप लोगों के, दिक्कत तो नहीं? आज वैसे ही थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। तो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए, एक सिंगल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक चीज फॉलो करनी चाहिए, और वो फॉलो करने वाली चीज है कंसिस्टेंसी। कहते हैं लगातार, रेगुलर। पहले तो आपको होना पड़ता है डिटरमाइन। डिटरमाइन समझते हो? यस, आई हैव टू डू समथिंग। कूद जा नाले में। व्हाट? डिटरमाइन बनना है, आई हैव टू डू समथिंग। समथिंग मीन्स व्हाट? इन रिटर्न कंसिडरेशन चल रहा है जी। समथिंग मीन्स व्हाट? कि आपको कुछ करना है, तो आप लोगों को क्या करना है सर? सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ये आपकी डिटर्मिनेशन है। और कंसिस्टेंट तरीके से काम करोगे तो आपकी डिटर्मिनेशन डेफिनेटली होगी। कहते हैं कंसिस्टेंसी ओनली कम्स व्हेन वी डिटरमाइन। तभी आएगी जब आप डिटरमाइन रहोगे। एक बहुत ही आसान सा कोट है, आप लोगों ने पता नहीं कहीं देखा होगा, सुना होगा। 5वीं क्लास की किताब में था, कोई भरद्वाज की कहानी। क्या होता है, वो कुएं से पानी निकाल रहा होता है रस्सी से। वो एक चीज चेक करता है कि रस्सी जहां से आ रही है, वो पूरी की पूरी जो ईंट है, दीवार है, उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया उसने? मतलब दीवार तोड़ दी। रस्सी एक बार बार खींच रही है ना, तो रस्सी ने पूरी दीवार तक को तोड़ दिया। इतनी कंसिस्टेंसी से काम करो कि सारी की सारी मुश्किल चीजें क्या हो जाए? आसान हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो सीए का कोर्स है, ये किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए नहीं है। 6,500-7,000 बच्चा मैंने भी पढ़ा दिया, 12-12.5 साल मुझे भी हो गए। मुझे ये बात लगती है कि ये सीए का कोर्स किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे के लिए नहीं है। ये सीए का कोर्स उस बच्चे के लिए है जो कंसिस्टेंट रहता है, लगातार। अब लगातार करता क्या है वो भी मैटर करता है। क्लास में बैठ के फोन चलाता है, वो एक अलग मैटर है। मैं बात कर रहा हूँ लगातार क्लास में भी बैठना है अच्छे तरीके से, क्लास के वर्क को भी करना है और होमवर्क को भी करना है, और बिलीव करना है। सबसे बड़ी बात होती है बिलीव। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिलीव नहीं करते, और डिजिटल हो गई दुनिया तरह, हम लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम इधर से उधर जा रहे होते हैं। एक को देख रहे हैं, पढ़ एक से रहे, देख 100 को रहे। आप देखना, आप टेंशन में आ जाओगे। चल रही अभी यूट्यूब पे चलता है, वो 50-50 अलग अलग लोगों की वीडियो चलते हैं। अभी पढ़ आप किसी दे रहे हो, वीडियो किसी की देख रहे हो, अरे यार वो तो बहुत अच्छा करा रहा है। बेटे ये दुनिया 350 करोड़ साल से चल रही है। कामयाबी यहाँ पर हर बंदा हो रहा है। ये इश्क और ये यूट्यूब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये अभी आने वाली चीजें हुई है। कब आए ये सब? इससे पहले लोग सीए नहीं बनते थे। आपको पता है हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं अभी, 2-4 ही बाल सके हुए हैं। हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो डिक्शनरी लेके पढ़ते थे, बड़ी वाली। एक वर्ड को ढूंढने में 10 मिनट, 8 मिनट, 60 मिनट, 6 मिनट लगते थे। अभी आप गूगल मारते हो ना, कितना आसान हो गया। और गूगल से फिर बैक होके सीधा फिर किसी और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे जा दो, कितना टाइम गया? गलत तो नहीं गया, है ना? और हमारे पास फोन ही नहीं होता था, हमें पता ही नहीं यूट्यूब नाम की चीज क्या। हम तो एक से पढ़ते थे, अच्छा पढ़ा दिया तो बढ़िया, नहीं बुरा पढ़ाया तो अपने आप। तो वहां पर एक चीज पे बिलीव हुआ, सेल्फ बिलीव। मुझे करना है तो भी करना है, और यही कोर्स ये
सेल्फ बिलीव कर लेना, कामयाब हो जाओगे। जहां तुमने इधर उधर करने की कोशिश करी, छटनी चालू हो जाएगी। पता है ये कोर्स बहुत छटनी करता है, चाहे छन्नी की तरह छानता है। घुसेंगे 100 निकलेंगे 7। तो बाकी के 93 आ गए तो कुछ डोमिनोज में पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ जीएसटी की फाइल कर रहे हैं। और जो रुक गया, जिसने सारी मार को झेल लिया, वो बनेगा क्या, स्टार्टेड। ये कोर्स आपका यही मांग करता है। कोई डिमांड नहीं है इसकी, कोई इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आपको इंटेलिजेंट होना है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको टीचरों से पूछना है। हमेशा डाउट पूछो सारे। एक फिलोसफी मैं और फॉलो करता हूँ, इफ यू आर नॉट आस्किंग द आंसर विल ऑलवेज बी नो। इफ यू आर नॉट आस्किंग देन द आंसर विल ऑलवेज बी। गलत तो नहीं कह रहा? मत पूछ, आंसर तो नहीं है, इससे बड़े पूछ ही ले भाई क्लास के अंदर। समझ रहे हो? तो बिल्कुल कंसिस्टेंट होके काम करो, बिलीव करो और रेगुलर बेसिस पर स्टडी करो। कोई इंस्टीट्यूट माइकल लाल में दम नहीं है तुम लोगों को फेल करके दिखा। समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट को फिर अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग पास हो गए। ठीक है, करो काम ये वाला। कोई भी डाउट होता है, हम लोग पूरी टीम आपके पास पड़ी हुई है, बैठो, सब कुछ है आपके पास, नोट्स हैं, हमारी वीडियोस देखो, यहाँ क्लास होती है वहाँ डाल देते हैं। कोई भी चीज आपको चाहिए वो आप हमसे हेल्प मांग सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ। तो बेटे मेरे कंपनीज एक्ट में आपसे कुछ कह रहा था। मैं ये कह रहा, ये जो 2 और मोर पर्सन की बात मैंने पार्टनरशिप में बोली, क्या बोली? पार्टनरशिप की डेफिनेशन पहले बोली मैंने, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पूरी डेफिनेशन को एनालाइज करवाऊंगा इस पूरी क्लास में आज की। सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होंगे। पार्टनरशिप एक्ट कहता है सर मैक्सिमम कितने होते हैं हमें पता ही नहीं, ये बात पार्टनरशिप कह रहा है। तो भाई इसके लिए कंपनीज एक्ट कूद कर आया। कंपनीज एक्ट कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 50। अभी मैं यहां पर रोक रहा हूं, अगली कुछ बात है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो बीच में मैं कह रहा था सरिता विहार में एक सीए फर्म है, वहीं पर था ना, मैं वहीं से थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दिया। सरिता विहार में एक सीए फर्म है और सीए फर्म के अंदर 120 पार्टनर है। कितने? तो बेटे अभी तो आप लोग कह रहे हो कि सर 50 पार्टनर हो सकते हैं, है जी, 200 हो सकते हैं। बेटे बिग 4 है, उसके अंदर 1000 पार्टनर है। अब आ जा तू इधर। अब बोल, क्या बोलेगा भाई? अभी आप लोगों ने ज्ञान दिया, बोला कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। तो मैंने आपको अभी आंसर दिया क्या? उनके वकील अच्छे हैं। अब मेरे लेट के हंसने का मन कर रहा है। कपड़े गंदे हो जाएंगे। आजा। अब वकील की बात नहीं होती मेरे भाई। अभी सुनना, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ऐसी तरीके से आप समझना जिस बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 ये बात बोलता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अगर 50 से ऊपर चले जाते हैं, 50 से ऊपर चले जाते हैं, आप भी गलत हो बेटे, 50 से जैसे बियॉन्ड हो गए, ऊपर चले गए, तो अब आपको अपनी पार्टनरशिप को क्या करवाना पड़ेगा? वरना वो चीज बन जाएगी क्या मेरे भाई? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 एंड। आगे बात समझ। लेकिन बात यहाँ खत्म हुई नहीं अभी, अभी तो और है कुछ। कुछ क्लास ऑफ पार्टनरशिप, या तो ऐसे बोल दो, कुछ प्रेस्क्राइब्ड पार्टनरशिप फर्म को सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत की सरकार उनको 100 तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने का ऑफर दे सकते। समझना क्या बोल रहा हूं। कुछ पर्टिकुलर क्लास की पार्टनरशिप फर्म, कुछ पर्टिकुलर क्लास की पार्टनरशिप फर्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए और वहां से अप्रूवल मांगे कि जी हम 50 से ऊपर तो हो गए लेकिन हम अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे। बेटे आराम से रहना, ये बहुत तेज काटते। वाला गेट खोल दो, ये वाला खोलो पहले। जाओ मुन्ना, बेटे इधर से जाना भाई।
ओए चलो इसको खुला रहने दो, डिस्टर्ब मत हो आप लोग, ये तेज काटती है, इसको जाने देना। चलो क्लास में आ जाते। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 100 नंबर ऑफ पार्टनर अगर तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास परमिशन ले सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगा। क्लियर है, बात समझ में आती है? ये मेरे पे धावा ना बोलो, घनी बेइज्जती होगी 50-60 बच्चों के बीच में। ठीक है, अब इससे ध्यान हटा दो, या पहले इसको बाहर, कोई बच्चा उठो रजिस्टर से, ऐसे ऐसे कैसे करके बाहर कर दो। बेटा मारने का नहीं। सही है, हो गई। अगर वो वाला गेट खोल दो। अबे यार क्या है, एक फैन से लग। चलो इसको छोड़ो, अब क्लास में आ जाओ, ठीक है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो फर्म, पार्टनरशिप वाली फर्म, जिसमें 50 से ऊपर लेकिन अप टू 100 तक अगर पार्टनर हो गए और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी वो पार्टनरशिप वैलिड पार्टनरशिप कहलाएगी, लेकिन तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले। वरना जनरल पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। कितने? और रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता हो जाएगी मैंडेटरी अगर आप बियॉन्ड 50 चले जाते हो, तो सेक्शन नंबर 464 ये बात बोलता है। समझ में आ गई? तो ये है कहानी किसकी, टू और मोर पर्सन की। अब टू और मोर पर्सन वापस बेटे क्या कर रहे हैं यहां पर, हुएव। अब बेटे ये एग्रीड का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है? एग्रीड मतलब होता है क्या, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट कैसे बनते हैं, ओरल और, सबके आंसरों पे बेइज्जती मारी मैंने। एग्रीमेंट बनते हैं ओरल और, ये तो सेक्शन और आया। पार्टनरशिप कह रहा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने, तो अब पार्टनरशिप ओरल भी बन सकती है, पक्का ओरल बनी होगी तो रजिस्ट्रेशन, पक्का ओरल बनी होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, कंपलसरी है। इसीलिए यहां पर कंपनीज एक्ट आया, उसने बोला कि 50 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अगर 50 से ऊपर आप पहुंच जाते हो और आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब आप क्या बन जाओगे, इलीगल। कुछ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100 तक की पावर भी देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अब ये कह रहा है हु हैव एग्रीड, तो एग्रीड मतलब एग्रीमेंट टू शेयर द ऑफ ए, बेटे मेरे, बिजनेस का होना किसी पार्टनरशिप फर्म में जरूरी है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस का होना जरूरी है। क्लियर है? एक बंदा उठो, इसको रजिस्टर से कॉपी को ऐसे करके बाहर कर दो, या पंखा जला दो। देखो, अब आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ सब। उधर मत देखो, तुम्हारा ध्यान जाएगा। ध्यान तब जाएगा जब आवाज आएगी कोई आ जाओ जी। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऑफ ए बिजनेस, तो सबसे पहले बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। मतलब पार्टनरशिप ट्रेड पे भी हो सकती है, ऑक्यूपेशन पे भी हो सकती है, प्रोफेशन पे भी हो सकती है, और आप क्या करोगे, प्रॉफिट शेयर करोगे। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट शेयर हम लोगों को करना है। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट शेयर पे कुछ बात बताने वाला हूं। प्रॉफिट, पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है, तो प्रॉफिट शेयर कितना करता है बेटे, जो चीज पार्टनरशिप
डीड में जो रेट लिखा होगा, रेशियो लिखा होगा, उसी रेशियो में। और पार्टनरशिप डीड पता है कब बनती है? जब एग्रीमेंट कौन सा बनाओ? रिटर्न एग्रीमेंट। जब भी पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट बना है तो पार्टनरशिप डीड बनेगी। यहां तक ओके? चली गई वो? पंखा चला गया इसलिए। चलो बैठने दो, बैठने दो, डिस्टर्ब नहीं कर रही वो हमें। आ जाओ। रिटर्न में अगर होता है तो क्या होगा? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा कि हर पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? सर जी ये होगा इक्वल। बात कुछ समझ में आ रही है मेरे बेटे? पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता। याद करो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट आर एग्रीमेंट आर बिजनेस एग्रीमेंट आर। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। यहां पर हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा। बेटे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखो डेफिनेशन साफ साफ कह रही है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला एग्जांपल, मान लो पार्टनरशिप का कोई बंदा है जो कि क्या है? तगड़ा एम्प्लॉय है। तगड़ा समझते हो क्या होता है? ऐसा एम्प्लॉय जो बढ़िया बड़े लेवल का काम करता है, अच्छे लेवल का, मतलब उसके बिना पार्टनरशिप फर्म का चल पाना क्या है? असंभव है, मुश्किल है। एम्प्लॉय को एक बात बोली गई कि भाई, अब देखो वो इतना तगड़ा एम्प्लॉय है तो क्या दूसरी फर्म उसको काटने की नहीं सोचेगी? काटना मतलब हारी वाला नहीं, काटना मतलब उसको अपनी फर्म में नौकरी देने की नहीं सोचेगी। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि तेरी सैलरी है 50,000, प्लस तू हमारे प्रॉफिट का 2% हिस्सा भी ले, ये भी तेरा। खुश हो गया वो बंदा। तो वो 2% हिस्सा भी ले रहा है और सैलरी भी ले रहा है। अब वो 2% हिस्सा ले रहा है तो क्या वो बंदा पार्टनर है? क्या वो बंदा पार्टनर है? समझ में आ गई बात? दूसरी बात, लैंडर ऑफ द फर्म। भाई किसी बंदे ने फर्म को पैसे दिए, फर्म ने बोला भाई मैं तुझे प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। सिंपल। तूने प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन क्या ये लैंडर पार्टनर है? बोलो ना भाई। तीसरी बात, ये तीसरी बात बड़ी अच्छी है। अभी कोविड आया था कुछ साल पहले। आया क्या था, अभी भी चल ही रहा है, कभी भी आ जाता। जब भी सरकार को हमें डराना होता वो दो चार न्यूज चलाए थे, वो कोविड आया था। तो कोविड के दौरान आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कितनी तगड़ी तगड़ी नई नई इनोवेशन लेकर आ रहे थे। घर में बैठे हुए थे छोटे छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों में बड़ा दिमाग होता है। मतलब वो काम जो हम नहीं कर सकते वो छोटा बच्चा कर देगा। अभी मैं थोड़े दिन पहले कोई काम कर रहा था, तो हम बताता हूँ तुम्हें, बड़ा मजा आएगा सुन के। ये ना अभी 6 मई को, 6 तारीख को मई को एक एग्जाम था CSEET का। किसी के बच्चों ने दिया होगा शायद, किसी दोस्तों ने। कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन का एग्जाम था, ठीक है। ये वाला बंद कर दो यार, फिर दिक्कत हो रही है मुझे। कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन का एग्जाम था अभी 6 मई को, 6 तारीख को। तो क्या हुआ, मेरा ना एक पड़ोसी है, वो मतलब उसका बेटा वो एग्जाम देने वाला था, लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं था। वो मुझे जानते हैं, मैं वहां से गुजरता हूँ, तो मैं ऑफिस के लिए आ रहा था, इधर ही आ रहा था क्लासेस के लिए। लैपटॉप लेके जाता हूँ तो बैग आपने देखा होगा। वो कह रहे कि बेटे आपका आपके पास लैपटॉप है?" मैंने कहा हाँ ये रहा लैपटॉप। अच्छा, उनको पता था मेरे पास है।
इंडियन खतरनाक लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कहा हाँ है, अब क्या झूठ थोड़ी बोलूंगा, हाथ में ही है, ये थोड़ी बोल नहीं ये शीशा है। वहां बोलना पड़ा भाई, बोल दिया हाँ हाँ जी है, लैपटॉप है। अच्छा वो ना मेरे बेटे का पेपर है 6 मई को, तो क्या आप लैपटॉप दे दोगे अपना? मैंने कहा कौन सा पेपर है? मैंने कहा 6 मई को तो मेरी क्लास होगी। तो बेटे नहीं, वो क्लास शनिवार को है, शनिवार को तो मैंने आपको हमेशा घर पे ही देखा है। ये मैंने कहा तू मेरी सारी नजर रखे हुए पिछले 2 महीने से। कहा, अच्छा अंकल ठीक है, दे दूंगा लैपटॉप। कितने बजे पेपर है? तो उन्होंने बताया सुबह 9:30 बजे पेपर होगा, 9 बजे से लॉगिन करना होता है। मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं अंकल, इतना सेक्रीफाइस कर लेंगे, आपको लैपटॉप दे देंगे। अब जी क्या हुआ, वो बच्चा भी बड़ा अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो। अब उससे पहले क्या हुआ, एग्जाम से पहले उनका एक मॉक टेस्ट होता है, CSEE का मॉक टेस्ट होता है। वो 3 तारीख को मॉक टेस्ट था, उसके लिए उसके पापा ने मुझसे कोई डील नहीं करी थी। वो अचानक 3 तारीख को सुबह सुबह आ गए घर पे कि वो लैपटॉप अभी भी चाहिए। मगर अभी कैसे तू, मेरी क्लास है, नहीं वो तो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मेरे बाप वो भी नहीं बोलते ऐसे, तू क्यों बोल रहा है? ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मगर यार ये तो तगड़ा ही घना ही इमोशनल कर रहा है ये तो बड़े लेवल की पार कर दी। मैं कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं। अब जी वो लैपटॉप लेकर, मैंने कहा उसको बोलो मेरे घर पे आ जाएगा, लैपटॉप के बिना मैं क्लास क्या करूंगा। तो उस दिन क्लास में मेरी लेट थी, दोपहर को थी। मैं कहा आ जा भाई कोई बात नहीं। अब वो बच्चा आ गया मेरे पास। अब वो बच्चा आया, फिर उसकी वही होगी 16 साल, 15.5 16 का। अब मैं लगा पड़ा हूँ लैपटॉप में, खोला तो एप्लीकेशन से डाउनलोड करी, देखो अभी भी शायद डाउनलोड होगी, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये क्या खुल गया था, ये देखो ये एस ई बी लाइट रिपेयर टूल्स वगैरह नहीं है ये वाली, तो मैं इन्हीं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ जी, मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और चालू हो गया। मैं अब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बच्चे का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अब वो वेरिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिकली लेते, अब बात आई फोटो खींचने की, ठीक है, फोटो खींचने की बात आई। तो अब मैंने उसको बोला भाई इधर आ जा। मैंने उस पर क्लिक किया तो वो फोटो आई ना, फोटो आई ना। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें वो फोटो कैसे नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे कैमरे पे जाए, नहीं अभी तो इसमें वेब कैम चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, वो नहीं आएगा इस। अब वो फोटो ना आए, मैं बहुत देर से लगा पड़ा हूँ, मेरी हो रही बेइज्जती, ठीक है। के सामने मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, इसकी फोटो नहीं आ रही इसके अंदर, कैमरा लैपटॉप अभी लिया है थोड़े टाइम पहले। मैंने भाई साहब कंपनी को फोन कर दिया, फोन करा। अब पेपर 9:30 का था, 9 बजे से लॉग इन करना था, 8:45 में फोन किया कंपनी से। 7 8 मिनट लगे मेरे को कस्टमर केयर तक पहुंचने में। जब तक वहां पहुंचा तो कंपनी ये बात बोलती है कि हमारी सारी सेवाएं 9 बजे के बाद शुरू होती है। ये मैंने कहा साला अब क्या करूं। अब कोई सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा मुझे। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा यार देखने को बेइज्जती है, कह रही मुझे भी नहीं आता। मैं कहा तुझे कुछ और आता है? भाई वो भी। अब मैंने कहा यार ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। बहुत देर तक लगा रहा मैं, फिर कस्टमर केयर पे मैंने फोन किया। कस्टमर केयर पे फोन किया तो कस्टमर केयर वाले ने मुझे बहुत देर तक बताई, चीजें बताई कि ये करो, ये करके देखो, वो करके देखो, ये करके देखो। 9:25 हो गए। अच्छा टाइम बढ़ता जा रहा है, वो बच्चा सूखता जा रहा है। मैं उस बच्चे की शक्ल देख रहा हूँ ऐसे ऐसे क्योंकि वो मॉक टेस्ट था। तो बेटे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, वो ना मेरी बातचीत है इंस्टीट्यूट तक करवा दूंगा मैं। है झूठ मत बोल, आपका कोई चल नहीं रहा बातचीत की बात है। अरे भाई मैंने कहा अब क्या करूं। अब फाइनली वो बच्चा थोड़ा दूर बैठा हुआ था, वो आया, 9:25 26 हो गए, कैमरा खोला। अच्छा क्या था देखो, इसके ऊपर ना एक वो है शटर, उसने शटर ऐसे किया, कैमरा चालू, फोटो खींची, बैठ गया। अब मैं उसको देखूं, उसने थोड़ी सी लिपसिंग करी, कुछ बोला था, फोटो से मैंने पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ नहीं पाया।
मैं देख रहा था कि खानदान में किस बंदे पे गया है और उसने अपना टेस्ट चालू करा, मैं उसको देखता ही रह गया। और मैं सोचो 1 घंटे से लगा पड़ा हूँ और मेरे कैमरे का शटर ऑफ है। हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, हमारे साथ भी हुआ है। सुनो इधर आओ, आओ क्लास क्लास में आओ। तो कभी कभी वो ये सारे काम जो है ना, कभी कभी हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो कौन कर देता है, छोटे बच्चे कर देते हैं। तो अब वो छोटे बच्चे जो कलाकार होते हैं बढ़िया लेवल के, माइनर, क्या उस माइनर को मैं अपनी फर्म के अंदर काम करने के लिए बुला सकता हूँ? यस सर, क्यों नहीं बुला सकता, कौन रोक लेगा? अबे बॉलीवुड की बजरंगी भाईजान में मुन्नी भी आ गई, 6 साल की उम्र में करोड़ों कमा गई, तो क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर छोटे बच्चे नहीं आ सकते? लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकते, वो कैसे? क्योंकि बेटा इधर आओ, क्या हो गया, हेलो। वो बंदे पार्टनर नहीं बन सकते क्योंकि पार्टनर बनने के लिए क्या चाहिए? पार्टनर बनने के लिए बेटे क्या चाहिए? लेकिन माइनर कभी भी कोई एग्रीमेंट, छोटा बच्चा है, याद है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर तो एग्रीमेंट भी नहीं कर सकता। तो उस माइनर को पार्टनर बनाए बिना सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट टू माइनर। माइनर को प्रॉफिट दिया, पार्टनर वो बन नहीं सकता। समझ में आ गया? यही तो बता रहा हूं कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता। तो मैं आपको क्या डेफिनेशन बता रहा था? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव, टू और मोर पर्सन कर लिया, एग्रीड कर लिया, शेयर द प्रॉफिट कर लिया ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस मतलब ट्रेडिंग, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट क्या कह रहा है? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ये लाइन बहुत अच्छी है बेटे, इस लाइन को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जो लिखा हुआ है ना, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटे इस टॉपिक को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं? अब जरा समझा दो ये म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंसी मतलब भाई मेरे लिए कोई और काम कर रहा है, मैं हो गया प्रिंसिपल और वो मेरा क्या हो गया? आई एम द प्रिंसिपल और वो बंदा हो गया एजेंट। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब पार्टनरशिप में क्या है, ध्यान से सुनना भाई। 4 बंदों ने ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों ने आपस में जो है वो क्या करी? पार्टनरशिप करी। ए पे पैसा बहुत है, ए पे पैसा, पैसे की कमी नहीं है। बी पे टैलेंट बहुत है, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में कोई आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? ये इसी मिस कम्युनिकेशन की वजह से। किसी पे टैलेंट भरपूर हो तो पैसा नहीं होता, किसी पे पैसा इतना है लेकिन वो गधा है। ठीक है। डी पे थोड़ा पैसा, डी पे भी थोड़ा टैलेंट। तो क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ए ने बोला भाई पैसे मैं सारे लगा रहा हूं काम करने में, पैसे मैं सारे लगा रहा हूं लेकिन काम करने नहीं आ रहा। ये बात कौन बोल रहा है? और बी ये कह रहा है कि जी पैसा मेरे पास है नहीं, काम जितना मर्जी करवा ले। कुछ आई समझ में बात? मान लो कि बी बंदा अकेले काम कर रहा है फर्म के अंदर, पैसा इन तीनों ने लगाया है, कर सकता है ऐसा? 100%। तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो यहाँ अकेला बंदा सबके बिहाफ पे काम कर रहा है नहीं। तो मिस्टर बी यहां पर हो गया क्या? एजेंट। बी कौन हो गया? एजेंट। और ये सब इसके बी के क्या हो गए? दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी। आया कुछ समझ?
तो यहाँ पर एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, और वहीं एक दूसरा पार्टनर किसी पार्टनर का प्रिंसिपल भी हो सकता है। सही है। तो ये जो ए बंदा जिसने पैसे दिए, ये एक्टिवली पार्टनरशिप में काम, इसको बोलेंगे बेटा स्लीपिंग पार्टनर। आगे टाइप्स ऑफ पार्टनर में बताऊंगा। स्लीपिंग आगे आएगा ये, अभी आपको याद करने की जरूरत, तो बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। समझ में आ गई बात? तो बेटे मैंने अभी आपको जब से भी पढ़ा रहा हूँ 40-50 मिनट हो गए होंगे, एक बात सिखा दी। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन, कोई दिक्कत है तो बता, पक्का? पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम कॉल्ड पार्टनर। यहां पर इसको जरा देख लेते हैं। तो बेटा कैसा लगा पार्टनरशिप? खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। आ जाओ जी। अब यहां पर ये कह रहा है दिस एक्ट बिगेन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932 में ये स्टार्ट हुआ। पहले ये एक्ट चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। और दिस एक्ट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग, बेटा ये आई है, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड, बेटे मेरे बंद करना, वो बंद कर देना। तो बेटे अभी धारा 370 कुछ साल पहले हटाई है, शायद 2019 में अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में धारा 370 हटाई जम्मू एंड कश्मीर से। ये काम भी मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती थी और करके भी दिखा दिया। तो जैसे ही धारा 370 हटाई तो उसके हटाने का बहुत सारा इफेक्ट हुआ। एक इफेक्ट ये भी हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ये वाले हैं तो मैं इन्हीं की बात करूंगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे। मतलब ये एक्ट के बारे में कोई भी बात जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होती थी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होने लग गई कब से? जब से धारा 370 क्या रहा समझ में? तो दिस एक्ट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट डील्स विद पार्टनरशिप इन जनरल पार्टनरशिप की ये बात कर रहा है। और 3 यूनिट हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, सेक्शन 4। तो ये कहता है बेटे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और हु हैव शेयर द of a carried by all or any of them। क्या ये डेफिनेशन सबको आ गई? आगे कह रहा है भाई पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स और कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो पहला फीचर है टू और मोर पर्संस का। तो फॉर क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी मिनिमम, हाउ एवर पार्टनरशिप एक्ट इज अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ, However, Companies Act 2013 provide for maximum number of partner as 50, 100 when CG notified। और सर जी ये होने चाहिए कौन? ये जो 50 है ये क्या है? समझ में आ गया? अब कह रहा है बेटे एग्रीमेंट। तो भाई पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से बनता है। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे बनता है? बाय बर्थ या एग्रीमेंट करना पड़ता है? बेटा पैदा होती है एग्रीमेंट, पापा पेपर लेके आओ, उठा मारना है, स्कूल अभी गए नहीं है। HUF कैसे बनता है? बाय बर्थ। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो बाय स्टेटस। आ गया? तो एग्रीमेंट होता है बाय, सॉरी पार्टनरशिप होता है बाय, नहीं आप दो में भी करा सकते हो, कंपलसरी 50 के बाद। आपका मन है तो आप दो में भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब ये कह रहा है पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन, द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस और, ये तो आपको पता ही है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबने पढ़ा हुआ है।
एक्सप्रेस होते हैं दो टाइप के, ओरल और रिटन। इम्प्लाइड मतलब होता है इम्पोज बाय लॉ, ये आपको पता है। और बेटे मेरे रिटन में अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, रिटन में क्या बनती है? पार्टनरशिप। यहां तक ओके। अब यहां पर एक कर रहा है नोट। ये नोट मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। नोट क्या है? नोट है मेरे बेटे, कह रहा है पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, मतलब बाय पार्टनरशिप बाय बर्थ नहीं बनती। हाउ एवर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज क्रिएटेड बाय बर्थ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। यहां तक हो गया? शेयर द प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट को देखते हैं। ए पर्सन शुड शेयर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर बिकमिंग ए पार्टनर, हाउ एवर does not mean that every person who share the profit becomes, it includes minor employee of the firm, lender or sharing of profit with widow etc of dead partner। भाई कोई मर गया पार्टनर तो उसकी विडो को बोल दिया जी आप हर महीने हमसे या हर साल 5% ले लो, ठीक है जी ले लो, तो लेकिन वो विडो पार्टनर नहीं होगी। बेटे कोई दिक्कत? पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बेटे कहाँ है? इट मीन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन और आपका व्यापार, आपका ऑक्यूपेशन और आपका प्रोफेशन आपको बिजनेस की बात बताता है, बिजनेस की याद दिलाता है। कुछ समझ में आई बात? दोबारा से कटवा दूंगा बेटे लॉ पूरी की पूरी। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। एंड में क्या है? तेज बोलो थोड़ा, क्या है? किसको कहते हैं? म्यूचुअल ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो कहता है यहां पर रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंट का। एक वो पार्टनर जिसने पैसा दिया है, वो अपने घर पे बैठा है, मौज ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके ब्याह पर काम कौन कर रहा है? कोई दूसरा पार्टनर। क्लियर है? तो जिसके ब्याह पर कोई पार्टनर काम कर रहा है, काम करने वाला पार्टनर हो गया एजेंट, और जिसके ब्याह पर कर रहा है वो हो गया प्रिंसिपल। समझ में आ गई बात? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे कह रहा है एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म इज द एजेंट ऑफ एंड वाइज वर्सा। का उल्टा भी है, अगर कोई एजेंट है तो उसका कोई प्रिंसिपल भी होगा, और कोई प्रिंसिपल है तो उसका एजेंट भी होगा। सिंपली बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी ऑफ द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ। अब बेटे फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है सिंपल कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। देखा होगा कहीं पर एबीसी एंड कंपनी, देखा है? एक्स वाई जेड एंड कंपनी, एबीसी एंड एसोसिएट्स, तो ये सब कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर होते हैं। समझ में आई बात? फर्म्स नेम में कुछ नहीं है। अब आगे आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, कर दे शुरू। तो आ जाओ जी, ये बड़ा दुखी कर रहा है आज। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटे, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले मुझसे यहां पढ़ो फिर नोट्स में, तरीका सही है ये? पहले समझ लो फिर नोट्स में। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटे मेरे पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। एक को आप कहते हो कौन सी पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और एक को आप कहते हो पार्टनरशिप एट विल। एक आपकी हो गई पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक हो गई पार्टनरशिप एट, खा ले भाई खा ले, आ जाओ। सब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये टॉपिक 3-4 बार आगे आने वाला है। सबको आ रहा है बेटे? आ रहा है आपको समझ में? पीछे बेटे इधर, डन सब ओके। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की ये बात करता है। एक पार्टनरशिप होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और एक पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा।
मतलब कि ए और बी ने कोई पार्टनरशिप करी, ए ने और बी ने कोई पार्टनरशिप करी, और वो पार्टनरशिप जब उन्होंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त आपस में कुछ ये डिसाइड नहीं किया था कि इसको बंद कब करना है, ये चलती जा रही है। ये फिनोलेक्स का पाइप है ना ये। और ये शाहरुख खान की मूवी है जब तक है जान, देखिए कभी वो मूवी। तो ये तब तक चलेगी जब तक हम इसको बंद खुद अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। बात कुछ समझ में आ रही है? आगे सुनना। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटे? पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब हम किसी एक कुछ कुछ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ना, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब यह है कि ऐसी पार्टनरशिप जहां पर या तो ड्यूरेशन या नंबर ऑफ एक्टिविटीज या दोनों फिक्स्ड हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। ये ए है, ये बी है, इसका दोस्त है। ए को ये पता लगा कि भाई टेंडर मिल रहा है, साउथ दिल्ली में धोला कुआं में एक फ्लाईओवर बन रहा है, और फ्लाईओवर को बनाने का टेंडर जो है वो मिल रहा है, और टेंडर मिलेगा सिर्फ किसी पार्टनरशिप फर्म को। ये रूल है टेंडर का। अब ए ने क्या करा? ए ने बी के साथ पहले बनाई क्या? पार्टनरशिप। और ए ने बी को ये बोला कि भाई हमारी पार्टनरशिप जो है वो चलेगी जब तक ये फ्लाईओवर का निर्माण हम लोग पूरा नहीं कर देते। जैसे ही फ्लाईओवर बन जाएगा, तू अपने घर, मैं अपने घर। दोनों बंदों ने पार्टनरशिप चलाई। तो बेटा ये कौन सी पार्टनरशिप हो गई? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहां पर या तो ड्यूरेशन या नंबर ऑफ एक्टिविटी या दोनों फिक्स रहते हैं। या ये बोल सकते थे कि भाई 3 साल तक तू मेरा पार्टनर, 3 साल बाद तू अपने घर और मैं यूएस चला जाऊंगा। सही है? तो यहां पर क्या है? ड्यूरेशन फिक्स है। और पार्टनरशिप एट विल में नीदर ड्यूरेशन, मैं लिख देता हूं, नीदर ड्यूरेशन नॉर नंबर ऑफ एक्टिविटी। ना तो ड्यूरेशन फिक्स होती है और ना नंबर ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, ये तो चलती जाती है। तो पार्टनरशिप कितने टाइप की हो गई मेरे भाई? 2 टाइप की। बेटे ये पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। किसकी? पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टनरशिप अलग है, पार्टनर अलग है। क्लियर है? पार्टनरशिप एकदम अलग और पार्टनर अलग। तो आपको इसका ध्यान रखना है अच्छे से। अब आ जाओ जी। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करता है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ये कह रहा है सर, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप एट। तो पर्टिकुलर में कह रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लिखा है पार्टनरशिप इन विच ईदर ड्यूरेशन और नंबर ऑफ अंडरटेकिंग और बोथ आर, या तो ड्यूरेशन या नंबर ऑफ अंडरटेकिंग या दोनों क्या होती है? फिक्स। एट विल क्या है? पार्टनरशिप इन विच नीदर ड्यूरेशन नॉर एक्टिविटीज आर। इसमें ना तो ड्यूरेशन ना तो नंबर ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी फिक्स नहीं होता। अब आ गया आपका टाइप्स ऑफ पार्ट। चलो जी, कोई दिक्कत यहां तक? में एक बोतल होगी, थोड़ा सा वो कर दो। क्लास आपकी होगी 3:30। यस। अभी तो खाया तूने? बैठो आराम से। बेटे सीए की क्लासेस ऐसी होती है, अपने एक पार्ले जी का बिस्किट रखा था बैग में। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। आराम से बैठो। फोन का मैं कोई गिरवी थोड़ी रखूं तेरा। बस बस पूरा मत भरो, देखो।
मेरे कुछ नहीं। मुझे लगा भर गया होगा मैंने देखा नहीं, इतना ही भरा। आ जाओ जी। ब्रेक दिया ना पानी पीने का, देख पानी पिया उसने। चल बेटे मम्मी ढूंढने लगेगी। बेटा मम्मी खुश रहेंगी अगर माँ को ये पता लगा मेरा बेटा पढ़ रहा था। ठीक है? हैं? चलो कोई बात नहीं, इस क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा देना। तो मम्मी यहीं बैठा हुआ था मैं। चलो बड़े आगे। तेरा नाम क्या है? ये मैं बोल देता हूँ ना कि मम्मी को यकीन आ जाएगा कि हाँ जी बैठा हुआ था। चल भाई, अब अपना हो गया अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन जहाँ तक करा है। मैंने आपको सबसे पहले बेटे ध्यान से सुनो, इधर क्लास के बीच में गुपचुप गुपचुप थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो उसको प्लीज बंद कर दो। पॉइंट आउट किसी को पर्सनली नहीं करना चाहता। पार्टनरशिप एक्ट कब शुरू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को। ऑल ओवर इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले 11th चैप्टर हुआ करता था किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेपरेट करके इसको इज्जत दी और नाम दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1 अक्टूबर 1932 को। हम पार्टनरशिप इज जनरल की बात करेंगे, 3 यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया और वहां बताया सेक्शन 4 जो कि पार्टनरशिप का कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for। अब इसको पूरा डिफाइन करा। टू और मोर पर्सन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में है ना गौतम गंभीर है। क्या है? बिल्कुल साइलेंट। कौन? कौन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन वहां कूद कर आया उसका बड़ा भाई जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट ये बात बोलता है बेटे, हेलो, मतलब मेरे को मजबूर मत करो, समझ रहे हो ना बात को? फिर सही नहीं लगता ना ऐसे भरी क्लास में किसी को कुछ बोलना। अभी मैं कुछ रिवीजन करा रहा हूँ, फोकस। मुझे पता है ये आपको आ चुका है, लेकिन और एक बार अच्छे से कर लो। सुनो जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली बात, रिदम बेकार हो जाती है। अब देखो खराब हो गई ना रिदम। यहाँ पर क्या है, मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पांचों के पांचों को जो वर्ड्स है उनको डिफाइन करा। फिर मैंने आपको बोला फर्म क्या होती है, तो कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर हो जाते हैं। और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की हमने बात करी तो कितनी है? 2 टाइप की पार्टनरशिप है। कौन कौन सी? एक हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और एक पार्टनरशिप एट विल है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में या तो ड्यूरेशन या नंबर ऑफ एक्टिविटी दोनों क्या रहती है? एट विल में ना ड्यूरेशन और नंबर ऑफ एक्टिविटी कुछ भी फिक्स्ड नहीं रहता। अब बेटे मेरे हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की जिसको आप कहते हो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बेटा मेरा दिल कह रहा है जैसे होता है हर अटेम्प्ट में कुछ टॉपिक्स की थी इन अटेम्प्ट में आ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट में ये वाला टॉपिक आने के चांसेस है। तो कर दे शुरू। अब देखो मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं करी, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करी है, शिप की बात नहीं करी है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला पॉइंट है, तो हम कहते हैं पहले को एक्टिव पार्टनर। एक पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर और इसको मैं प्यार से कहता हूं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या कह रहा हूं बेटे? एक्टिव पार्टनर जिसको मैंने बोला ऑस्टेंसिबल पार्टनर। सिंपल, वो पार्टनर जो एक्टिवली इंगेज रहता है इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है, एक्टिव पार्टनर कहते हैं। वो बंदा लाइबल होगा किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। और ये बंदा लाइबल होगा नोटिस देने के लिए इन केस ऑफ रिटायरमेंट
और एक्सपल्शन। ध्यान से सुनना, अभी समझा रहा हूं ये क्या कहता है। पहले इसकी मीनिंग देखो यहां। एक्टिव पार्टनर क्या है? इट मीन्स ए पार्टनर हु actively participate into the conduct of the business of the who is liable for and who must give public notice in the case of retirement। और अब ये क्या होता है सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, एक्टिव पार्टनर थर्ड पार्टी से रेगुलर बेसिस पर मिलता होगा या नहीं? मिलता होगा। तो थर्ड पार्टी के लिए एक्टिव पार्टनर लाइबल होगा या कोई वो वाला पार्टनर जो बाहर बैठा हुआ है? और एक्टिव पार्टनर रेगुलर बेसिस पर उससे मिलता है थर्ड पार्टी से, आउटसाइडर से। और आज फर्म छोड़कर एक्टिव पार्टनर चला गया तो आउटसाइडर को यह बात पता होनी चाहिए या नहीं? तो वो बंदा आउटसाइडर को क्या देगा? नोटिस देगा, बताएगा हाँ जी, मतलब कि ये जो फर्म है, इस फर्म से मैं छोड़कर जा रहा हूं, तो अब आप लोग देख लो। ये नोटिस देना है कहाँ में? किसका? एक्टिव पार्टनर को। क्यों नोटिस दे रहा है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, थर्ड पार्टी के लिए वही लाइबल होगा। उसका रीजन क्या है? थर्ड पार्टी आ रही है फर्म के नाम पे। किसके नाम पे आ रही है? अब फर्म के अंदर तो एक्टिव हो क्या, स्लीपिंग क्या हो, सभी तो इंक्लूडेड है। लेकिन वो नोटिस जरूर देगा एक्टिव पार्टनर। वो नोटिस क्यों देगा? क्योंकि डायरेक्टली लोगों से मिल कौन रहा है? समझ गए? तो एक्टिव पार्टनर को कहते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। दूसरा पार्टनर है जिसको हम कहते हैं क्या? स्लीपिंग पार्टनर। उसको मोहब्बत से डोरमेंट पार्टनर भी कहते हो और इनएक्टिव पार्टनर भी कहते हो। डोरमेंट पार्टनर, इनएक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, वो पार्टनर जो पार्टनरशिप में एक्टिवली इंगेज्ड नहीं रहता। ये पहली बात। थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि थर्ड पार्टी किसको देखकर आ रही है? तो फर्म में तो एक्टिव क्या और स्लीपिंग क्या, यही लाइन बोली थी ना मैंने। यार एक बात बताओ, तुम एक फर्म के अंदर जा रहे हो, फर्म है एबीसी एंड एसोसिएट्स। अब तुम्हें क्या पता बी स्लीपिंग है या एक्टिव है? तुमने तो एबीसी को देखा ना, एबीसी को देख कर गए। कल को कोई बात होगी तो एबीसी तीनों ही तो लाइबल होंगे। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर क्या रिटायरमेंट के टाइम पर नोटिस देगा? क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी से रूबरू है ही नहीं, हुआ ही नहीं। आई कुछ बात समझ? क्योंकि वो थर्ड पार्टी से रूबरू हुआ ही नहीं। लेकिन एक्टिव पार्टनर के केस में एक्टिव पार्टनर रिटायरमेंट होगा तो वो बंदा नोटिस जरूर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यहां लिखा है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम कहते हैं क्या? डोरमेंट पार्टनर। कहता है ए पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर हु इज ऑल्सो लाइबल फॉर नीड नॉट टू गिव इन केस ऑफ। समझ में आ गई बात? अब एक तीसरा पार्टनर है, इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। पहले इसके बारे में समझाऊंगा। तीसरा पार्टनर है, पार्टनर को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम दिया है फर्म को। क्या दिया है? मान लो मैंने कोई लॉ फर्म खोली, मैं कोई लॉ फर्म मैं खोल रहा हूं और लॉ फर्म खोली, लेकिन मेरी फर्म ना अच्छी चल नहीं रही, बहुत अच्छे से नहीं चल रही। जितने क्लाइंट आने चाहिए उस हिसाब से क्लाइंट नहीं आ रहे। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फर्म मेरी अच्छे से चल नहीं रही, क्लाइंट मेरे पास आ नहीं रहे। इतने में मुझे याद आया कि भाई मेरे एक रिश्तेदार है। कौन है? मेरे मामा जी। ठीक है जी। और मेरे मामा जी का नाम है राम जेठ मलानी। नाम सुना है किसी ने? किसने सुना है ये बताओ?
बेटे इंडिया के नंबर 1 लॉयर है, पूरे इंडिया के। है जी। इनके मतलब इनके बारे में ये कहा जाता है, जब ये जज के सामने खुद खड़े हो जाते हैं तो जज फैसले बदल देते हैं। और ये जेन्युइन है, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है कि जहां हम लाइन में खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती है। ये फैक्ट है, हकीकत है कि ये अगर किसी जज के सामने खड़े हो जाए तो जज खुद टेंशन में आ जाते हैं। ये इंडिया के नंबर 1 लॉयर है। अब इनकी उम्र 80s एंड या 90s में है कुछ। और ये एक एक हेयरिंग का लाखों करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हाँ जी। एक एक हेयरिंग का लाखों करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो ये मेरे मामा जी है, तो मैं गया उन मामा जी के पास, मैंने मामा जी यार मेरी फर्म तो चल नहीं रही। तो मामा जी ने बोला एक काम कर, अपनी फर्म के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है ना, उसमें डाल दे मेरा नाम। तो द पर्सन हु जस्ट गिव द नेम टू द फर्म, द पर्सन हु जस्ट गिव द नेम टू द इज कॉल्ड। समझ में आ गई बात? अब कल को इस फर्म में कोई दिक्कत हो गई तो क्या नॉमिनल पार्टनर लाइबल होगा? अबे यही लाइबल होगा, क्योंकि दुनिया आई किसके लिए? समझ में आया? जो फिल्म बहुत बुरी होती है तो डायरेक्टर को गाली मिलनी चाहिए, राइटर को मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती किसको है? क्योंकि लोग आते किसके नाम पे? सलमान खान के नाम पे। समझ तो तुम गए ही होगे। अभी फिर एक बकवास फिल्म आई है थोड़े टाइम पहले, देखी किसी ने? किसी का बहन किसी का भाई है, देखी है? बेकार ही होगी वो सलमान खान की। मेरी किस्मत इतनी खराब है साला, मैं जब भी उसकी फिल्म देखने हो सुपर फ्लॉप। एक बार चला गया, मेरे किसी बेवकूफ दोस्त कह रहा फिल्म फिल्म देखने चलते, चले गए हम। गए, पता कौन सी मूवी थी? ट्यूबलाइट। ठीक है। सारी फ्लॉप। कान्हा जी वो तू गलती से चला गया हो। तो नहीं, मेरा भी रिकॉर्ड तेरी तरह ही है। मैं एक रेस 3 देखने गया। इमेजिन करोगे? मतलब जब मैं बैठा हुआ था ना उस थिएटर में, तो मैंने अपने आप को 50-100 गालियां दी। इतना गुस्सा आया। और वो छोड़ो, अरे तुम में से कोई प्रेम रतन धन पायो देख सकता है थिएटर पे? मैंने देखी है। तूने देखी है? कैसे देख ली? फैमिली के साथ गया होगा तो? कैसे देख ली? बातें करी ना, फिल्म तो नहीं देखी ना। मैंने तो फिल्म देखी ना। तभी तो कह रहा हूँ, करियर ही खराब। ऐसी फिल्में, मतलब क्या ही बताऊं, सलमान खान की जितनी फिल्म देख, अच्छा एक फिल्म देखने गया बजरंगी भाईजान, उसकी टिकट नहीं मिली। ठीक है, वो बढ़िया थी, वो सुपर हिट थी, बाकी सारी बकवास पिक्चर। तो हर बार जब भी मन से गाली निकलती है दिल से, तो मैं उसी को देता हूँ। उसके डायरेक्टर का मुझे नाम तक नहीं पता, उसके प्रोड्यूसर का मुझे पता नहीं है, राइटर का मुझे नहीं पता है जी। अब जो भी है, प्रोड्यूसर वही हो, कोई भी हो, राइटर जो भी हो, लेकिन मैं गाली किसको देता हूँ? उसी पर। समझ रहे हो? और कभी कभी ऐसी हरकतें अक्षय कुमार भी कर देता है ना। एक अब फिर करने लगा ना दोबारा से, बच्चन पांडे पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है, रक्षाबंधन, दीपावली, सब लेके आएगा, सारे फेस्टिवल मनाएगा। सलमान खान को बोला तू ईद करेगा ना बेटे, इधर आ, सारे दिवाली हम करेंगे। आ जाओ आगे। अभी सुनो काम की बात। अब राम जेठमलानी ने लॉ फर्म को अपना नाम दे दिया। सर जी यहाँ पर क्या होगा, अब कोई भी दिक्कत इस फर्म के अंदर फ्यूचर में होगी तो लाइबल कौन होगा? राम जेठमलानी। मतलब थर्ड, ये अपना थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है नॉमिनल पार्टनर। तो देखो, ए पर्सन हु गिव्स हिज नेम टू द फर्म बट डज नॉट हैव रियल इंटरेस्ट इन द फर्म्स। तो राम जेठमलानी को क्या मतलब उस लॉ फर्म से? खुद ही एक हेयरिंग का 1 करोड़ लेता है, उतने की तो फर्म पूरे 10 साल में नहीं कमाएगी। लेकिन वो उसका भांजा है। देन ही इज कॉल्ड, क्या मैंने लिखा हुआ रेड पेन से, ही इज। और ठीक है बेटे, कितने पार्टनर हो गए? कौन कौन से? एक्टिव को दूसरा नाम क्या है? एक भी नहीं बोला है। ऑब्स्टेकल नहीं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ठीक है।
दूसरा स्लीपिंग, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, तीसरा नॉमिनल, चौथा। तुम्हारे प्राण सूख रहे होंगे ना बैठे बैठे। नहीं दूंगा ना सर। आ जाओ। मुझे पता है, ब्रेक दिया दूंगा 5 मिनट का और तुम लगाओगे 20 मिनट। देख 5 मिनट पड़े ना। आ जाओ अगला। थोड़ी देर रुक जाओ, बस 3 बजे तक ना कर लो। आंटी को घूर रहा है जाके, हाँ। शर्म नहीं आ रही। आ जाओ। चलो चलो अगला देख लो। चौथा। चल बेटे मेरे, बेटे चौथा देख लो। चौथा है बेटे सब पार्टनर। चौथा क्या है? सब पार्टनर, जरा ध्यान से सुनना। सब पार्टनर का मतलब होता है, बेटे क्लास में आ जाओ। सब पार्टनर मतलब पार्टनर्स, पार्टनर। ठीक है, कितने बजे से पढ़ रहे हो सुबह? 10। बेटा आपस, ओ मैडम, ओ यार दंगे मत करो। अच्छा ये टॉपिक करा के छोड़ दूंगा, दंगे मत करो। सुबह 9 बजे से बैठे तुम लोग। चलो 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 फटाफट ये टॉपिक करते हैं। अभी सब पार्टनर हैं। सब पार्ट, बेटे इधर आ जाना भाई। सब पार्टनर मतलब पार्टनर्स, पार्टनर का पार्टनर तो सुनना। एबीसी एंड कंपनी है, जो कि पार्टनरशिप फर्म है। इसके 3 पार्टनर है, ए बी और। ए ने अपना एक सेपरेट, अलग से बंदा, एम। ए ने अपना सेपरेट बंदा रखा हुआ है, कौन? एम। इसको आप क्या बोलोगे? पार्टनर्स, जिसको हम बोलते हैं सब पार्टनर। तो ये बंदा लाइबल, ये बंदा लाइबल क्यों होगा भाई? किसके लिए होगा? इसने कोई डीड साइन करी है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है? समझ में आ गई बात? ये बंदा लाइबल नहीं होता। क्लियर है? ठीक है जी। चलो जाओ तुम लोग।